फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक है और अपना काम रेगुलर तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम एक यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरर। अब एरर मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आपने सुना होगा। एरर मीन्स मिस्टेक, गलती जो किसी काम को करते वक्त हमसे हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब इस चैप्टर में आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आपने एक और वर्ड है इसमें, मेजरमेंट। मतलब आप किसी चीज़ का मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बोर्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं, बोर्ड की लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि मेजरमेंट करते वक्त गलती हो सकती है। ठीक है, ओके, वो गलती हमारे रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली हमें एरर्स के बारे में ही पढ़ना है। एरर का मतलब है मिस्टेक। अब हमारे पास सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कि एरर का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, जैसे मान लो कि आपको ये लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, और जहाँ पे इस बोर्ड की कंस्ट्रक्शन हुई थी उन्होंने मान लो लिख के दिया कि ये 3 मीटर की हाइट है और आपने इसको मेजर किया, तो हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू है, मतलब ये जो एक्चुअल वैल्यू है, तो आप क्या बोलेंगे, एक तो होती है एक्चुअल वैल्यू या फिर आप कह सकते हो ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड की एक्चुअल वैल्यू, जो ये लेंथ है इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3 मीटर्स, और आपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट की, मतलब आपने मेजरमेंट की। तो आपने क्या की, आपने एक मेजर्ड वैल्यू निकाली। तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, मेजरमेंट करने के बाद मान लो आपका आंसर 3.1 आया, और किसी दूसरे स्टूडेंट का, मान लो ये फर्स्ट है तो इसको मैं L1 बोल देती हूँ, और किसी स्टूडेंट ने L2 कैलकुलेट किया, उसका 2.9 आया। अब देखिए, तो आप क्या कहेंगे, आना तो आंसर 3 चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है 3, पर आपका जो मेजरमेंट है उसमें या तो आंसर 3.1 आ गया या आंसर 2.9 आ गया, मतलब मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो आप क्या कहेंगे, कोई पूछे कितने की मिस्टेक हुई भाई मेरे से, तो आप कहेंगे कि देखो वैल्यू 3 आनी थी लेकिन आपका आंसर 3.1 आ गया, तो मतलब आपने 0.1 की गलती कर दी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आपका आंसर 3 आना था लेकिन दूसरे बच्चे ने आंसर लेके आया 2.9, मतलब उसकी भी 0.1 की गलती हो गई। मतलब आप डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे 3 से 3.1 में भी 0.1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 0.1 का डिफरेंस है। अब देखिए, मैंने लिखते वक्त हमेशा ये लिखा है कि आगे तो मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है, ट्रू, और फिर मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है, मेजर्ड वैल्यू। यही तरीका होता है बेटा एरर को कैलकुलेट करने का। देखो प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है आपका, और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। तो आप सोचेंगे मैम आपने तो गलती ही तो पूछनी थी ना, तो गलती तो इसमें भी 0.1 की है और गलती तो इसमें भी 0.1 की है, तो आप किसको किस में से माइनस करो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है बेटा। देखिए, तब भी आप एरर कैलकुलेट करेंगे तो आप हमेशा कहेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही एरर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, एरर कहता है कि एरर का मीन्स होता है, ये एरर है आपका, एरर इज डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू। आप ट्रू वैल्यू से कितना दूर हैं, मतलब कितना उससे आगे हैं या कितना उससे पीछे हैं, वही आपका एरर है। देखिए, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आप आगे जा चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचना है तो आप माइनस करो, मतलब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की, इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे ये वैल्यू तो आप एक्चुअल पे पहुंच जाएंगे। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की और इसमें अगर आप ये वैल्यू को प्लस कर देंगे तो आप एक्चुअल पे पहुंचेंगे। एक गलती है ना, गलती तो आप, अगर ये आपका लेवल है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं और आप नीचे भी आ सकते हैं। तो माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि आपने ज्यादा कर दी, माइनस करो थोड़ा सा। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि आपने गलती की है, थोड़ा सा और ऐड होना चाहिए था उसके अंदर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी किसी में से माइनस कर देंगे। एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कि आप अपनी एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर हैं, कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं, वही एरर होता है। तो देखिए बेटा, डेफिनेशन लिखते हैं एरर की सबसे पहले। तो एरर क्या होता है कि इट इज द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। एरर मीन्स, एरर इज द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। मतलब कैसे लिखना है आपको, आपको हमेशा ट्रू
या फिर एक्चुअल वैल्यू के अंदर से माइनस करना होता है मेजर्ड वैल्यू, और यही तरीका होता है एरर निकालने का। क्लियर हुई बात? ट्रू वैल्यू जब उसकी बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, जो वैल्यू गिवन है आपको वो। अब एरर कितने तरीके के हो सकते हैं, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है बेटा, टाइप्स ऑफ एरर। मतलब एरर के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली एरर्स हमारे 3 पार्ट में क्लासिफाई हैं। सबसे पहला आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, अब देखिए अभी अभी आपने एक एग्जांपल के थ्रू देखा कि एरर तो पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर तो नेगेटिव भी हो सकता है। एरर 0 भी हो सकता है। एरर 0 मतलब आपकी बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू आई है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर्स होते हैं बेटा जो सिर्फ वन डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब या तो पॉजिटिव ही आएंगे या नेगेटिव ही आएंगे। क्लियर हुई बात? तो हम कहेंगे कि दोज एरर्स which occurs in one direction means या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या ये नेगेटिव हो सकते हैं या ये 0 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे एरर्स तब एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं तो वो सिस्टमैटिक एरर्स में काउंट होते हैं। आप कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे कि भी सिस्टमैटिक एरर में आखिर ठीक है, तो हम समझ गए या तो सभी एरर पॉजिटिव होंगे या सभी नेगेटिव होंगे या सभी 0 होंगे, पर होता क्या है सिस्टमैटिक एरर में। तो इसको समझने के लिए सिस्टमैटिक एरर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कैसे? इसमें फर्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर से आप समझ गए होंगे एक ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो एक वेइंग मशीन है बेटा, आप अपना वजन करना चाह रहे हैं उस पर, ठीक है। अगर आपको पता है कि जैसे अगर आप सामान भी लेने जा रहे हैं तो आपको छोटे ही तो बताया जाता है कि बेटा देखना मेजरमेंट करते वक्त जो निडल है वो 0 पे होनी चाहिए, ठीक है ना, और फिर आप कोई वजन करेंगे तो वो बिल्कुल सही आंसर देगा। अब एक बात सोचिए, मान लो आपकी निडल होनी चाहिए थी 0 पे, नहीं है, लेकिन अब आपने क्या किया कि आप कहना चाह रहे हैं कि भाई मुझे मतलब 1 किलो कोई भी सामान दे दो। उन्होंने निडल ऑलरेडी 100 ग्राम पे की हुई है, ऑलरेडी कहाँ है 0 पे ना होके निडल कहाँ है 100 ग्राम पे है। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई जो भी सामान आप लेने जाए, सपोज करो आप शुगर लेने जा रहे हैं, उन्होंने शुगर डाल ली उस बाउल के अंदर और उसने वजन दिखा दिया कि 1000 ग्राम हो गया, मतलब 1 kg हो गया। एक बात सोचो, अगर 0 से और फिर आपकी रीडिंग 1000 आती तो आप समझ गए कि पूरा 1 किलो है, लेकिन आपको पता है पहले ही ऑलरेडी रीडिंग कितने पे है 100 पे है, तो एक्चुअली में तो कितना है ये 900 है। बात समझ आ रही है? तो देखो अब आप उसका वजन देख पा रहे हैं कि उसमें गलती हो गई वजन के अंदर, लेकिन अगर मान लो ये मशीन ही खराब है, ये मशीन का 0 सेट ही नहीं होता, ये मशीन हमेशा ही 100 पे होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो शुगर ली उसमें दिक्कत है, आप उससे जो भी सामान लेंगे उसमें 100 का फर्क आएगा। बात समझ आई? मतलब जो गलती इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है। अब आप समझोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा एक दूसरे वे में समझते देखिए कैसे। ऐसे समझते हैं कि आपके पास 1 किलो शुगर है और आप उसको दोबारा से वेट करना चाहते हैं, आपने एक मशीन ले उसके ऊपर रख दिया और उसने आंसर दिखाया 1100 ग्राम्स। आप सोच रहे होंगे सामान तो ये 1 किलो था, ये 1100 क्यों दिखा रहा है, 1100 क्यों दिखा रहा है, मतलब 100 एक्स्ट्रा क्यों दिखा रहा है। आप सोचोगे यार मुझे एक्स्ट्रा मिल गई, नहीं। फिर आपके पास मान लो कि कुछ और सामान था, आपने उसका भी वजन किया, आपने देखा वो जो दूसरा पैकेट था उस पैकेट का वजन था 2 kg, लेकिन उस पैकेट का वेट उस मशीन के ऊपर दिखा रहा था 2100 ग्राम्स, मतलब इसमें भी 100 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, इसमें भी 100 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो आप समझ जाएंगे मशीन में दिक्कत है। बस ये जो मशीन वाली दिक्कत है इसी को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, मतलब एरर अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम की वजह से जो एरर होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, समझ आ चुका होगा। तो आपको पता है कि अगर मशीन खराब है तो या तो सभी का वजन ज़्यादा दिखाएगी या सभी का कम दिखाएगी, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के अलावा और कौन सा एरर आता है? एरर अकर ड्यू टू द फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड आता है हमारे पास बेटा पर्सनल एरर।
पर्सनल एरर, तो पर्सनल जो आप समझ गए, जो एरर हमने किया है, एक पर्सन ने किया है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये सामने मेरे स्केल है, मैं कोई मेजरमेंट कर रही हूँ, अब इसमें कैसे एरर होगा। सपोज करो मेरी आदत है कि मैं अपनी गर्दन को ना थोड़ा सा झुका के रखती हूँ, ऐसे मान लो। तो आपको पता है कि अगर आप सामने कुछ रीड करना चाह रहे हैं तो आपका फोकस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसे टेढ़ी गर्दन से फिर ऑब्जर्वेशन करूंगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी रीडिंग गलत आएगी, तो ये एरर आ गया। अब देखो, आप ऐसे गर्दन करके बैठे हो, पूरे एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही करके बैठे हो, तो सभी वैल्यू तो गलत आएंगी ना, और एक तरीके से गलत आएंगी, तो ये कौन सा एरर होगा, पर्सनल एरर होगा। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी कमी की वजह से जो एरर है उसको हम पर्सनल एरर में काउंट करते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं बेटा, देखो इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में भी एरर हो सकता है, एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कैसे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। अब ओम्स लॉ में आपको पता है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, लेकिन अगर आप उसको सीरीज में लगा दें तो ये कौन से में काउंट होगा, ये वैसे तो आपके पर्सनल एरर में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये गलती आपने की है कि आपने सही तरीका फॉलो नहीं किया। अब इसके अलावा आप देखिए, ओम्स लॉ में एक कंडीशन और होती थी, ओम्स लॉ कहता है V = IR, लेकिन कब, तब कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन अगर मान लो आपने कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रखा, तो मतलब आपने एक्सपेरिमेंट को करने में गलती कर दी, तो वो एरर आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि आपके पास एक एरर है, आप कोई हीट से रिलेटेड एरर करना चाहते हैं। जैसे आप सपोज करो कि आप क्या कर रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें ये आप अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मान लो एक आइस है, फिर इसके अंदर आप वाटर ऐड कर देते हैं। तो आपको पता है आइस का टेम्परेचर कम है, वाटर ज़्यादा टेम्परेचर पे है, तो आइस अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर, सॉरी वाटर अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर देगा और आइस मेल्ट होने लग जाएगी। ऐसे कुछ चीज़ें हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट में मान लो आपको बोला जाए कि भाई इसको ना थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से तब कर पाएंगे, इसका रिजल्ट अच्छे से तब आएगा तब इसमें से कोई भी हीट लॉस ना हो, हीट बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, आप ऐसा समझ लो सिंपल वर्ड्स में, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ बर्फ है, कुछ आइस है और कुछ वाटर है, और उस कंटेनर की हीट बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मतलब आपको हीट को रोकना है, तो आप हीट को फ्लो नहीं होना देना चाहते, तो आप क्या करते हो, आप इंसुलेशन प्रोवाइड करते हो। इंसुलेशन का मतलब है जैसे आपने प्लास्टिक कवरिंग लगा दी, तब क्या करे, वो एक बैड कंडक्टर की तरह एक्ट करे, हीट का ट्रांसफर ना हो सके। लेकिन आपका इंसुलेशन अच्छा ही नहीं है, तो ये भी आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की गलती होगी कि आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं बेटा कि जिसकी वजह से आपको पता है कि भाई एरर आ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आया कि एरर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में होंगे उनको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर फर्दर 3 टाइप के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से जो गलती एरर आएंगे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। एक पर्सन की केयरलेसनेस की वजह से आएंगे, या उसने एक्सपेरिमेंट को फॉलो ही ढंग से नहीं किया, वो पर्सनल एरर होंगे। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कोई गड़बड़ कर दी तो वो भी क्या होंगे, मतलब जो प्रिकॉशंस लेनी थी उनको आपने ध्यान नहीं दिया तो भी तो गलती होगी ना। अगर एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको बोला गया है बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है और आप ध्यान नहीं रखेंगे, गलत तरीके से करेंगे, तो आंसर भी गलत आएगा। सिस्टमैटिक एरर के अलावा सेकंड एरर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। अब देखो अपने नाम से ही क्लियर है, अपने नाम से क्लियर है कि रैंडम एरर क्या होता है, रैंडमली होगा भाई, ये अचानक से हो जाएगा। रैंडम मींस अचानक से। तो जैसे ये वन डायरेक्शन में होता था ना बेटा, रैंडम एरर में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हम कहेंगे कि दोज एरर्स which occurs randomly in any magnitude and direction। ठीक है, मतलब एक ऐसे एरर्स होंगे जो रैंडमली हो जाएंगे
किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कितनी भी वैल्यू भी हो सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.5 कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात सुनिए, दोनों में डिफरेंस। अगर आपको पता चल जाए कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप क्या करेंगे, और अच्छे इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि अच्छा आपने अपनी गर्दन को टेढ़ी रखा इसलिए आपका आंसर गलत आया तो आप उसको सीधी करेंगे। अगर आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट में कुछ और चीज़ों को लेके आने की ज़रूरत है, एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ज़रूरत है, तो आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे। मतलब ये वो एरर्स हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके, अपनी केयरलेसनेस को कम करके, और बाकी एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स को इम्प्रूव करके। रैंडम तो अचानक से हो रहा है, रैंडम तो रैंडमली हो रहा है, क्या करेंगे इसके लिए आप? तो इसको रिड्यूस करने का एक तरीका होता है बेटा, आप जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे ना, रैंडम एरर उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि टू रिड्यूस रैंडम एरर we can increase number of observations। हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, अगर बेटा आप अपनी ऑब्जर्वेशन को 5 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में x एरर था, ये x कौन सा एरर है, ये रैंडम एरर है। अगर आपने अपनी रीडिंग्स को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 5 टाइम्स इंक्रीजेस इन रीडिंग, तो उससे क्या होगा, 5 टाइम इंक्रीज करने से आपका रैंडम एरर x/5 हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा रीडिंग बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ाओगे, उतना कम हो जाएगा एरर। जैसे मान लो ये एक पेन है, मार्कर है, इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो, आपने एक बार मेजर की, इसमें रैंडम एरर हो सकता है। आप चाहते हो एरर ना हो तो आप क्या करो, इसकी एक नहीं कम से कम 5, 6 या 7, 10, 15 कितनी भी रीडिंग ले लो। जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लोगे उतना ही एरर क्या हो जाएगा, कम। तब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में बेटा, तब आप ये देखेंगे कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक वैल्यू नहीं लेते, मिनिमम 5 या 6 रीडिंग का सेट लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा तब आप हायर लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपने हायर एजुकेशन के टाइम पे, और आपको कोई बहुत ही प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट करना है तो आप उसकी रीडिंग्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जैसे कुछ आप ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिनकी आप कम से कम 500 रीडिंग्स लेंगे, ताकि आपका रैंडम एरर कम से कम हो जाए। इतना क्लियर हुआ बेटा? अब थर्ड एरर कौन सा आता है, तो हमारे पास एक थर्ड एरर आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। देखो, जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है उसको हम ग्रॉस में काउंट करते हैं। ग्रॉस एरर को बहुत बार हम ब्लंडर भी बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक। ये मिस्टेक कैसे हो सकती है? देखिए, यहाँ पे एक पर्सनल एरर था जिसमें हमने कहा था कि एक ऑब्जर्वर ने क्या किया कि अपनी गर्दन को टिल्ट कर दिया और उसकी वजह से हो गई, या ऑब्जर्वर ने ढंग से रीडिंग नहीं ली, या फिर ऑब्जर्वर ने नॉब है उसको टाइट नहीं किया। ये सब देखो, अब मान लो आपने ऐसे देखा, आपका ध्यान कहीं और था, रीडिंग है 5, रीड बिल्कुल सही किया आपने 5.3, कॉपी में लिखते वक्त 3.3 लिख दिया, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, वो ग्रॉस एरर होता है। मतलब बाकी सब कुछ सही था, इंस्ट्रूमेंट सही था, रीडिंग भी सही से ली थी, लिखते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त, रिप्रेजेंट करते वक्त आपने गलती कर दी, तो हम कहेंगे ग्रॉस एरर होता है एरर मेड बाय ऑब्जर्वर ड्यूरिंग रीडिंग एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वगैरह करते टाइम जो आपने गलती कर दी, मतलब बिल्कुल सही उतारा था आपने, 5 था, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर लिख दिया 10, तो वो किस में आएगा, ग्रॉस एरर में आएगा। तो ये थे बेटा हमारे पास एरर्स, बेसिकली हमारे ये टाइप ऑफ एरर हैं, और आपको ये पता है कि इन एरर्स को तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको आप अपने ध्यान से करेंगे। सबसे बड़ी बात आती है रैंडम एरर की, क्योंकि ये तो रैंडम हो रहा है, इसका कोज हमें पता नहीं है, तो इसका एक ही तरीका है इसकी नंबर ऑफ रीडिंग्स को इंक्रीज करने के। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके टाइम पे एरर्स होते हैं और आपको अपना रिजल्ट लिखना है। जैसे मान लो मैंने ये बताया था कि बेटा ये क्या है, आपका बोर्ड है, ये 3 मीटर का है और आपने इसकी रीडिंग ली 3.1, तो आप अपने कैसे लिख के दिखाएंगे? देखो, आपने कहा कि भाई 3 मीटर की थी, लेकिन आपने इसका आंसर लिया 3.1, तो आप कहेंगे मैम जो वैल्यू है वो इस तरीके से है कि मेरे में 0.1 का एरर है, मतलब आपको एरर भी बताना पड़ता है।
तब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लो आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर आप सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपने बोला ये R1 था, ये R2 था, मैंने R1 R2 को ऐड किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाली, ये मेरा आंसर है। नहीं, आपको एरर भी बताना होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कितने एरर होने के चांसेस हैं। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? एरर। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू माइनस कर देंगे। अब ट्रू वैल्यू कौन सी थी? जैसे मैंने बोर्ड का एग्जांपल लिया, एक्चुअल वैल्यू जो मैन्युफैक्चर कंपनी ने इसकी बना के दी थी। लेकिन मान लो मैन्युफैक्चर कंपनी ने इसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी, मैंने रैंडमली अपनी क्लास में से 10 बच्चों को बोला और बोला बेटा इसका मेजरमेंट करो, सभी ने अपनी अपनी वैल्यू लिखी। अब मैं किसकी वैल्यू सही मानूंगी? कोई बायसनेस थोड़ी ना है कि नहीं ये स्टूडेंट मेरा फेवरेट है, इसने जो आंसर निकाला होगा वो सही होगा। नहीं, हमने कहेंगे ट्रू वैल्यू निकाल के लाओ भाई, इसकी ट्रू वैल्यू निकालोगे और तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू है, हम एरर फाइंड करेंगे कि किसमें कितना एरर किया। लेकिन आपसे कहेंगे मैम जो ये बोर्ड है जहाँ से भी आपने बाय किया है, यहाँ पे ना इसने मैन्युफैक्चर कंपनी ने कोई इसकी लेंथ नहीं लिखी, अब आप किसको सही मानेंगे? तो अब हम तरीका पढ़ेंगे कि जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं हो तो हम किसको करेक्ट मानेंगे। अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू गिवन है तो आप इस तरीके से एरर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल आसान है बेटा, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अपनी हायर एजुकेशन में भी बहुत काम आएगा। मतलब आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट एरर के साथ देना पड़ेगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, अब सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं, या तो ट्रू वैल्यू गिवन होगी, नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालना चाहते हैं ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने 10 बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई। लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, फर्स्ट टाइम वैल्यू आई L1, सेकेंड टाइम वैल्यू आई L2, ठीक है। तो आप ट्रू वैल्यू को मीन से निकालेंगे, इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं और मीन वैल्यू भी बोलते हैं। मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपकी मेजर्ड वैल्यू है, आपकी मेजर्ड वैल्यू है कौन कौन सी? L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 आपकी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। आपको निकालनी है ट्रू वैल्यू। तो ऐसा तो है नहीं आपको कोई भी अच्छी लगेगी आप उसको ट्रू वैल्यू बोल देंगे। मतलब ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप इन सभी का एवरेज ले लोगे। क्या लोगे इन सभी का बेटा? एवरेज। तो आपको पता है एवरेज क्या करना होता है? सभी को सम करो और जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स है उससे डिवाइड कर दो। तो ये जो एवरेज आया है, जो ये मीन आई है, मीन वैल्यू, इसी को आप क्या कहेंगे? इसी को आप ट्रू वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इसकी रिप्रेजेंट देखो, मीन के लिए सिंबल होता है हमारे पास। तो अगर आप लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को L1 L2 लिख रहे हैं, तो L बार, ये बार से आप मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर A से सिंबल है तो A बार कर दो, R बार कर दो, बार लगा दो। तो बेटा ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया आपने? सभी का अरिथमेटिक मीन करके। तो हम कहेंगे कि ट्रू वैल्यू इज द मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। सभी मेजर्ड वैल्यू का जो मीन होगा वही क्या होगी? आपकी ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या निकालना सीखना चाहते हैं? अब आप एरर निकालना चाहते हैं। तो आपके लिए सेकंड टर्म है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखिए, अब आपको एरर निकालना है, तो ये ट्रू वैल्यू मिल चुकी है जिसको आपने मीन वैल्यू बोला, तो हम कहेंगे कि हम मीन वैल्यू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं ट्रू वैल्यू, उसमें से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट होता है डेल्टा से। अब आपने एवरेज निकाला, ये इसी को करेक्ट मानना है और ये आपकी पहली रीडिंग, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। क्लियर हुआ? देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं बेटा? मीन वैल्यू में से जो आपने मेजर्ड वैल्यू है वो माइनस करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई बोले सेकंड वैल्यू में कितनी एरर है, तो हमने कहा एरर को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, सेकंड के अंदर निकालनी है, मीन को सही मानेंगे और अपनी मेजर को माइनस कर देंगे। इस तरीके से आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करूं तो आप प्रॉपर वर्ड्स में डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज difference between mean value and measured value। ठीक है, ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। थर्ड टर्म हमें क्या पढ़नी है? नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए मीन जहां पे भी वर्ड आता है मतलब आपको एवरेज लेना है, सभी को सम करना है, जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देना है। देखिए ये आपने क्या निकाले, एरर निकाले। अब आपको पता है ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं या तो उसका आंसर पॉजिटिव हो सकता है या उसका आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन तब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो उनके साइन को भूल जाएंगे। मतलब आप कहेंगे ये मेरी पहली वैल्यू में एरर आया था, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, पर मुझे सिर्फ इसका मोड यूज करना है। ऐसे ही सेकंड एरर लेकिन मोड, ऐसे ही थर्ड उसका मोड। फिर हमने 5 रीडिंग ली थी तो हम 5 तक कर लेते हैं, अगर n होती तो हम n तक करते हैं। सभी रीडिंग का क्या किया, मोड लिया, मतलब साइन नहीं लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, मतलब इट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर और डिवाइड बाय 5। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? देखो जहां पे भी वर्ड एरर आए मतलब डेल्टा, ठीक है, लेकिन मीन वैल्यू है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर आपको कहीं पे भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, सभी की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा और कौन सा एरर निकालते हैं हम? इसके अलावा बेटा हम एक रिलेटिव एरर भी निकालते हैं, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू। तो मतलब कैसे लिखेंगे हम? देखो एरर की बात हो रही है डेल्टा, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है बेटा हमें परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं बेटा, जो आपका रिलेटिव एरर होता है, जो आपका रिलेटिव एरर होता है उसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, अभी आपने एरर निकाल लिया, ओके। अब क्यों निकालना था एरर? क्योंकि आप तब अपना रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, आप कहेंगे मैम ये एक्सपेरिमेंट किया और ये मेरा आंसर है। उसको कैसे करेंगे? आप बहुत सारी रीडिंग्स लोगे, उन रीडिंग्स का एवरेज करोगे, उससे आप मीन वैल्यू निकालोगे, फिर आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, फिर आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे और करेक्ट रिप्रेजेंट कैसे करोगे? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। तो आपने कहा कि रिजल्ट ऐसे रिप्रेजेंट करना है। देखो लेंथ मेजर कर रहे थे, एक्चुअल किसको ट्रीट करना है? मीन को। एरर, मीन एरर कितना हो सकता है? डेल्टा एल बार। पर आपको पता है रैंडम एरर है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये देखिए, अब ये है आपका करेक्ट एरर। जैसे मान लो कि आपने बोर्ड की लेंथ मेजर की, आपकी एवरेज वैल्यू आई 3 और आपका एरर आया 0.1 का, तो आप कहेंगे ये मेरा आंसर है। मतलब क्या है इसका? एक बार इसमें 0.1 ऐड कर दो तो ये 3.1 हो गया, एक बार माइनस कर दो, मतलब कि मैम ऑन एन एवरेज इस बोर्ड की लेंथ 2.9 से लेके 3.1 के बीच में हो सकती है।
क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये आपके सारे एरर्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। तो अभी पहले आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि उनको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, सपोज करो कि आपने टाइम पीरियड का मेजरमेंट किया, आपने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया और उसके टाइम पीरियड को मेजर किया, और आपने 5 या 3 जितनी भी रीडिंग आप लेना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, पर क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर देके जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके एग्जाम में आने के, और बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। बस कैलकुलेशन का पार्ट ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक मत करना। तो हमें कहेंगे कि अगर मान लो एक स्टूडेंट है, वो टाइम पीरियड ऑब्जर्व करना चाहता है, तो उसने मान लो, मैं सीधा आपको क्वेश्चन की फ्रेम दे रही हूँ कि उसने टाइम पीरियड मेजर किया 5.1 सेकेंड, फिर उसकी सेकेंड रीडिंग आई 5.2 सेकेंड, फिर उसकी थर्ड रीडिंग आई आपके पास 5.3 सेकेंड, और मान लो फोर्थ रीडिंग आई 4.9 सेकेंड। उसने 4 रीडिंग दी, ठीक है। दीज आर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है। अब क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, मतलब एक एक चीज़ हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं इसकी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो देखिए बेटा, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे? 5.1, 5.2, 5.3, 4.9, कितनी वैल्यू है टोटल? 4, और 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो फटाफट ऐड करो, 9, 10, 30, 15, 1, 5, 10, 15 और 20, और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर कितना आया आपका? आपका आंसर आया बेटा यहाँ पे कि ये डिवाइड करने के बाद 1, और फिर इसके बाद आएगा 2 और 5, ठीक है। अब देखिए, ये आपका आंसर आया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं बेटा? यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल है आपके पास, तो यहाँ पे हम एक डेसिमल रखेंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? तब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मतलब इसको मैं राउंड ऑफ करूँगी, राउंड ऑफ करना आता है ना, तो हम यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। अब देखो इसके बाद कौन है, तो ये राउंड ऑफ होके 4.1 सेकेंड आएगा। यहाँ तक तो समझ आया होगा। यहाँ से यहाँ हम कैसे पूछे? राउंड ऑफ करके। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं? एक ही डेसिमल है, तो हम एक डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे। 1 के बाद देखो कौन है, आपको पता है ना, 5 से बड़ा होता है तो ऐड करते हैं, नहीं तो एज इट इज। तो ये आंसर आ गया। इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर करेंगे अच्छे से, फिलहाल इतना समझ लो। तो ये मीन वैल्यू ऑफ टी आ गई। अब मीन वैल्यू ऑफ टी को रिप्रेजेंट कैसे करना है? टी बार, और कितना है आंसर? 5.1 सेकेंड। अब सेकेंड चीज फाइंड करनी है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? आप कहेंगे कौन सी वैल्यू में एरर चाहिए? मैंने कहा फर्स्ट वैल्यू में, तो हम कहेंगे फर्स्ट वैल्यू का एरर इस तरीके से लिखा जाता है, और ये होता है टी बार माइनस T1। देखिए टी बार कितना है? 5.1, और इसमें से हम माइनस करेंगे 5.1। अरे कोई एरर नहीं है, तो 0 आ गए। सेकंड के अंदर निकाल दो, तो सेकंड का एरर कैसे होगा? मीन में से सेकंड वैल्यू माइनस करेंगे। मीन कितनी है? 5.1, माइनस किसको कर रहे हैं? 5.2 को। आंसर कितना आया? -0.1, ठीक है। साथ साथ एक काम करो, अब थर्ड के अंदर एरर निकालो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, डायरेक्ट लिखिए। एक्चुअल वैल्यू कितनी आई है? 5.1, थर्ड वैल्यू कितनी है? 5.3, आंसर कितना आया? -0.1। सेम फोर्थ के अंदर एरर निकालो। देखिए एरर कितने वैल्यू है? 5.1, और ये है 4.9, ये आंसर है 0.2 सेकेंड्स। ये एरर है हमारे सारे, इतने का एरर है, ये एरर है। फोर्थ पॉइंट आपको थर्ड पॉइंट आपको करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? भाई ये डेल्टा का मतलब एरर, लेकिन मीन तो ऐसे करेंगे, ठीक है। कैसे करना है? सभी की वैल्यू लेनी है, लेकिन प्लस वाली। देखो ये वैल्यू कितनी है? 0, कुछ प्लस और माइनस तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो वैल्यू तो कैसी है? माइनस, पर हमें तो कैसे लेनी है? साइन हटा के। नेक्स्ट वैल्यू, हमें तो वैल्यू को हटा के लेना है, ठीक है। अच्छा आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर में बता दो डिटेल्स। 0 मोड ले लो, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है? -0.1, लेकिन मोड लेना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? -0.2, लेकिन मोड लेना है।
नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0.2 मोड लेना है और डिवाइड बाई 4। देखिए मोड से बाद 0, साइन हट जाएगा 0.1, साइन हट जाएगा 0.2, साइन हट जाएगा 0.2 और डिवाइड बाई 4। सॉल्व करें बेटा इसको तो ये आएगा 0.5 और डिवाइड बाई 4। कितना आंसर आएगा, ये आपका 1 पे जाएगा और आपका 1 बचेगा यहाँ पे और फिर ये 2 पे जाएगा और फिर ये 5 पे जाएगा। ठीक है, तो हम एवरेजली कह सकते हैं कि इसको 0.1 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर देखिए क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा टी बार अपॉन टी बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना, टाइम की यूनिट से टाइम पीरियड कैंसिल हो जाएगी। और फिफ्थ है परसेंटेज एरर। देखिए जो मीन ये आता है इसको सिंपल आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये परसेंटेज एरर आता है। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, मतलब एक्चुअल वैल्यू 5.1, एरर मीन वाला 0.1 सेकेंड्स। क्लियर हुआ बेटा? अगर आपको कहीं पे ये दिख जाए ऐसे तो इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, मतलब मीन वैल्यू है, और ये इसमें एरर है। एरर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। इस तरीके से आपको इस टॉपिक के और भी क्वेश्चंस करने हैं।